काफी दुर्गम रास्ता मालूम हो रहा है ये तो। पता नहीं यहाँ से मुझे रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मैं चल तो पड़ा हूँ। सभी सुधी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और सत श्री अकाल। आज मैं बात करने वाला हूँ देश के सबसे प्राचीनतम पौराणिक शहरों में से एक काशीपुर नगर की। ये ऐतिहासिक, औद्योगिक और धार्मिक नगरी काशीपुर पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 5 कालों का इतिहास समेटे काशीपुर में महाभारत काल से लेकर सल्तनत काल तक के प्रमाण मौजूद हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। काशीपुर को पुराने समय में गोविषाण या उज्जैनी नगरी भी कहा जाता था। गोविषाण शब्द 2 शब्दों गो अथवा गाय और विषाण अथवा सींग से बना है। इसका पूरा अर्थ गाय का सींग है और हर्ष के शासनकाल से पहले यह नगर कुलिंद, कुषाण, यादव और गुप्त समेत कई राजवंशों के अधीन भी रहा। काशीपुर आधुनिक शहर की स्थापना चंपावत के राजा देवीचंद के राज्यपाल काशीनाथ अधिकारी ने की थी, जिन्होंने इसे 16वीं से 17वीं शताब्दी के दरमियान दोबारा नए सिरे से बसाया था। और इन्हीं काशीनाथ अधिकारी के नाम पर इस शहर का नाम काशीपुर पड़ गया। नए काशीपुर नगर की स्थापना के बाद गुमान सिंह यहाँ के पहले राजा बने। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान इस स्थान का वर्णन किया है और इसे एक आदर्श नगर बताया है। प्राचीन समय में गोविषाण को तत्कालीन समय की राजधानी और काफी समृद्ध नगर कहा गया है। काशीपुर नगर से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर ये जो द्रोण सागर टीला है, इतिहास में इसे ही गोविषाण के नाम से जाना जाता रहा है। कई कालखंडों की सभ्यता का गवाह रहा है यह टीला। वर्ष 2002 में पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर इस स्थान की खुदाई करवाई गई थी और खुदाई के दौरान महाभारत काल से लेकर कुषाण काल, पूर्व गुप्त काल, गुप्त काल और सल्तनत काल तक के अवशेष भी मिले हैं। कहीं पर किले की 12 फुट मोटी सुंदर दीवार मिली है तो कहीं दक्षिणी भाग के किले के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष काफी चकित करने वाले और दर्शनीय हैं। तो सबसे पहले जो मेरा मेन टारगेट है वो है द्रोणाचार्य जी की जो मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है, ऐतिहासिक मूर्ति, उस तक पहुँचना। क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पर इसी जगह पर द्रोणाचार्य ने पांडवों को शिक्षा दीक्षा दी थी। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि सरल रास्ता है नहीं काफ़ी, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सुलभ रास्ता यहाँ पे बनाया नहीं गया है एसआई वालों ने, ऐसा मेरा मानना है। इस रास्ते से मैंने जाना है अभी और देखते हैं कितना सुगम रास्ता होगा द्रोणाचार्य की मूर्ति तक पहुँचने के लिए। चलिए कोशिश करता हूँ मैं। काफ़ी दुर्गम रास्ता मालूम हो रहा है ये तो। पता नहीं यहाँ से मुझे रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मैं चल तो पड़ा हूँ। हाँ, छोटा सा लीक तो बना रखी है यहाँ पर जाने के लिए, लेकिन शायद मेरा मानना है कि ये इसीलिए बहुत ज़्यादा सुगम इसको नहीं रखा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जगह सार्वजनिक नहीं हो सकती है, ये जगह प्राइवेट ही रहेगी। देखिए काफ़ी खतरनाक रास्ता है, भूड़ भाड़, घास, लेकिन ये रास्ता मुझे द्रोणाचार्य की मूर्ति तक ले जाएगा। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं उस ऐतिहासिक जगह पर, जहां पर पहुंचने के लिए मुझे थोड़ा सा आंशिक कठिनाई का भी सामना करना पड़ा था। तो वो चीज़ अब मेरे सामने है, वो स्थल मेरे सामने है और ये है वो ऐतिहासिक स्मारक महागुरु श्री द्रोणाचार्य जी का।
तो अब मैं पहुंच गया हूं उस ऐतिहासिक स्थल पर जो कि महाभारत काल से सीधा सीधा संबंध रखता है। और ये वो स्थल है जहां पर महागुरु द्रोणाचार्य जी पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दिया करते थे। देखिए जिस मुद्रा में उनका यहाँ पर स्मारक बना हुआ है उसी मुद्रा में इनकी यहाँ पे मूर्ति भी बनाई गई है। काफ़ी पुरानी मूर्ति ये है। और बताते हैं कि यहाँ पर ये लोग गाय चराने आते थे और जब तक गाय उनकी चरती थी तब तक ये पांडवों को अलग से धनुर्विद्या की नई नई तरकीबें, नए नए गुर बताया करते थे। और उसके बाद साय ढलने से पहले ही ये लोग यहाँ से चले जाते थे। तो यही स्थल है। ये बहुत ही ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ये यहाँ पर खुदाई हुई थी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे मिली थी। तो उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर यहाँ पर ये स्मारक बनाया गया द्रोणाचार्य जी का, और काफ़ी ऐतिहासिक जगह है ये। फिर उसके बाद 1962 में यहाँ पर पहला उत्खनन हुआ था, और जिसमें कई रहस्यमयी चीज़ें, कई ऐतिहासिक महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे प्राप्त हुई थी, जो कि हर्ष से लेकर के, गुप्त काल से लेकर के, कुलिंद से लेकर के, यादव वंश से लेकर के सल्तनत काल तक की वो चीज़ें यहाँ पे मिली थी, जिन्हें नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में यहाँ पर रखा गया है। और बहुत कम लोगों को जानकारी है इस बात की कि क्या क्या वो चीज़ें मिली थी, जिसमें तलवारें और मुकुट, औरतों की जेवर और कई ऐसी चीज़ें मिली थी, हथियार, चाकू, खंजर, जिसमें राजाओं के मुकुट, सैनिकों के मुकुट और उनके सेनापतियों के मुकुट, और महिलाओं के श्रृंगार की वस्तुएं, पाजेब, और पुरुषों के कान के कुंडल, बाकी दिए और मिट्टी के बर्तन, खंजर, चाकू, गुलेल, तलवारें इत्यादि यहाँ पे मिली थी। उसके अलावा धार्मिक रूप से जो देखें तो उसमें यज्ञशालाएं भी यहाँ पे मिली थी। 2 फुट चौड़ी और 2 फुट चौड़ी यज्ञशाला यहाँ पे मिली थी, जिससे लगता है उनको कि ये भी धार्मिक रूप से भी काफ़ी समृद्ध था ये इलाका। और दिए थे, और काफ़ी मंदिरनुमा यहाँ पर आकृतियाँ मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, और बड़े बड़े शिवलिंग मिले हैं। ये बहुत ही समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से काफ़ी समृद्ध नगर यहाँ पे था। तो बाकी जो जानकारी मुझे आगे और मिलेगी इस संबंध में मैं आपको इस वीडियो में अपडेट करता जाऊँगा। यहाँ पर सुनने में आता है सर, पहले पूर्वात में जो है युधिष्ठिर जी और अपने इनके 4-5 भाई थे। सबसे बड़े युधिष्ठिर जी थे, उससे छोटे भीम थे, और फिर उनसे छोटे अर्जुन थे, फिर नकुल और सहदेव थे। तो ऐसा सुनने में आता है कि हस्तिनापुर से, और यहाँ पर हस्तिनापुर में उनका निवास था, और यहाँ पर जो है वो अपने पशु गाय वगैरह की 300-400 गाय वगैरह थी। तो इस टाइप से यहाँ पर उन्होंने एक अपना घेर बनाया था अपने। अच्छा जी। और जी, और यहाँ पर जो है ये सामने इधर द्रोणाचार्य जी का मंदिर स्थापित है। तो यहाँ पर सर जो है ये गुरुजी द्रोणाचार्य जी ने इनको शिक्षा प्राप्त भी जो है कराई थी यहाँ पर। अच्छा, यहीं पर शिक्षा जी 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 इसी जगह पर, इसी जगह पर। यहाँ पहले बहुत वो प्लेन सा होया करता था यहाँ पर, अब तो सब थोड़ा चेंज हो रखा है। तो सर यहाँ पर जो है वो अपनी जो 300-400 गाय थी उनकी, तो यहाँ पर वो अपनी गाय बांधा करते थे उधर। और यहाँ से सुना है कि दूध निकाल कर गाँव का, और वो हस्तिनापुर ले जाते थे रोज पर डे, रोज पर डे। और ये जो आपने इधर, ये मैं बताना चाहता हूँ कि इससे नीचे, मंदिर से नीचे ये जो तालाब है जिसका नाम द्रोणा सागर पड़ा है, ये जो है यहाँ पर भीम ने एक ही फाला मट्टी उठाई थी। ये अच्छा, ये जो इतना बड़ा तालाब हो रखा है, यहाँ से एक ही फाला मट्टी, फावड़ा मट्टी उठाई गई थी, तो इतना तालाब इतना बन गया है। तो ये था यहाँ का पौराणिक और धार्मिक पहलू। अब हम बात करेंगे मजबूत साक्ष्यों के आधार पर मिले इसके ऐतिहासिक पहलुओं की, जो कि आने वाले सुदृढ़ इतिहास और भविष्य का हिस्सा बन चुकी है।
ये इलाका लगभग 600 एकड़ में फैला हुआ है और इसके नीचे आज भी एक पूरा शहर दबा पड़ा है, ऐसा पुरातत्वविद मानते हैं। पूरे इलाके में उस जमाने की पक्की ईंटें बिखरी पड़ी हैं और लेकिन इस वक्त यहाँ चलते वक्त मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे मैं सदियों पुराने इतिहास के साथ यहाँ पे चल रहा हूँ। सन 1861 में जब मशहूर पुरातत्वविद कनिंघम यहाँ काशीपुर आए थे तो उन्होंने इस काशीपुर क्षेत्र में गोविशाण जैसे 14 और टीले होने का वर्णन भी किया है। तो कनिंघम द्वारा किए गए दावों की पुष्टि के लिए यहाँ पर 1939 और 1955 और 1970 और 2002 में उत्खनन करवाया गया। तो इस काशीपुर को पूर्व में जो प्राचीन समय में उज्जैनी कहा जाता था और उसके बाद ये गौविशाण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यही वो जगह है पीछे, ये उस काल का, हर्षवर्धन के शासनकाल का यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर खुदाई के दौरान 1962 में यहाँ पर खुदाई की गई थी, तो हर्ष के शासनकाल के यहाँ पे प्रमाण मिले बताए जाते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें मिली थी जो मैंने आपको बताई। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, हालांकि गेट तो उसका बंद है, आज इतवार है, एएसआई का कोई भी कर्मचारी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो उसके बावजूद भी मैंने यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ के माली हैं और गेट कीपर हैं और यहाँ के पंप हाउस वाले हैं, तो जो मौखिक जानकारी जितना हो सके मैंने इन लोगों से जुटाने की कोशिश की और मुझे लगता है वो यहाँ पर मेरे लिए काफ़ी रहेगी वो जानकारी। और बाकी कुछ जानकारियाँ मैं यहाँ पे कल जुटा चुका था ऑफ कैमरा, तो वो मैं आपको इसमें आगे दूंगा। तो फिलहाल मैं अब आपको थोड़ा सा इस किले के बारे में थोड़ा बताऊंगा। शुरुआती उत्खनन में यहाँ पर एक विशाल भव्य मंदिर के अवशेष मिले हैं जो कि 3 विभिन्न कालों में निर्मित माना जा रहा है। इस मंदिर की दीवारों के मलबे से ताम्र मुद्राएं, तांबे और शीशे की चूड़ियां, तांबे के छल्ले, मिट्टी पत्थर के मनके, लोहे की कीलें और भवन निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली छैनियां भी प्राप्त हुई हैं, जिन्हें फिलहाल संग्रहित कर लिया गया है। इस मंदिर का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया गया प्रतीत होता है। पकी हुई मजबूत सुंदर ईंटों से निर्मित इस भव्य पंचायतन मंदिर के अवशेष व रहस्य मुख्य आकर्षण का केंद्र है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये पंचायतन मंदिर किस तरह का नया शब्द है। चलिए मैं आपको पंचायतन मंदिर का मतलब समझाता हूँ। पंचायतन शब्द असल में मंदिर की रचना शैली से जुड़ा हुआ एक शब्द है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब उसके मुख्य मंदिर 4 छोटे मंदिरों से घिरे होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, भुवनेश्वर का ब्रह्मेश्वर मंदिर और देवगढ़ उत्तर प्रदेश का दशावतार मंदिर। ये मंदिर पंचायतन मंदिरों की शैली में बने मंदिर माने जाते हैं। पंचायतन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द पंच और आयतन अथवा मुक्त से हुई है, जिसमें मुख्य देवता या किसी देवी को मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता था और उसके चारों ओर के मंदिरों में 4 अन्य अनुचर देवता रखे जाते थे। और पंचायतन शैली भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। बाहरी दीवारों पर लगी इन ईंटों की चमक आज 1500 साल बाद भी बरकरार है। यहाँ मिले स्मारक एक राजनीतिक केंद्र की ओर भी संकेत करते हैं। खुदाई के दौरान मिले विभिन्न सभ्यताओं के बर्तन, घरेलू उपयोग की चीजों, धातु के आभूषणों से एक सुव्यवस्थित सभ्यता के भी संकेत मिलते हैं। जानकार ये भी मानते हैं कि यहाँ पर अन्य स्थानों पर भी उत्खनन करवाकर यहाँ की दबी आलीशान सभ्यता को उजागर किया जा सकता है और इससे काशीपुर को एक विकसित पर्यटन स्थल का मुकाम मिल सकता है। तो इन सांस्कृतिक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि ये क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से कितना धनी रहा होगा। अभी पर्यटन मानचित्र पर काशीपुर को सही से लाया नहीं गया है।
लेकिन यहाँ देखने को इतना कुछ है कि अगर सही तरीके से बताया जाए तो बड़ी संख्या में यहाँ पर इतिहास में रुचि रखने वाले पर्यटक यहाँ पर जरूर आना चाहेंगे। इतना तो तय है कि आगे जब भी देश के इतिहास की चर्चा होगी तो इस टीले की चर्चा सिरमौर होगी। और सबसे बड़ी खास आकर्षण की बात यह है कि इस स्थान से हिमालय की सफ़ेद चोटियों के दर्शन मौसम साफ होने पर बड़ी आसानी से हो जाते हैं। शायद पूरे उधम सिंह नगर में ये एकमात्र ऐसा स्थान है कि जहां से हिमालय के दर्शन होते हैं। जागेश्वर मंदिर की खुदाई के दौरान 8वीं शताब्दी का एक अनूठा शिवलिंग निकला है। ये है वो अद्भुत शिवलिंग, अनोखा शिवलिंग जो खुदाई में 2002 में ASI की द्वारा जो खुदाई की गई थी उसमें यह अद्भुत शिवलिंग यहाँ पे निकला। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक जानकारी इस वीडियो के अगले भाग में जरूर दूंगा, क्योंकि इस शिवलिंग की जानकारी के साथ यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही थी, इसलिए मैंने इसको आपके लिए अगले वीडियो में सुरक्षित रख लिया। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको काशीपुर के विभिन्न धार्मिक स्थलों की जानकारी दूंगा, जिसमें पांडवों द्वारा खोजे गए 5 प्रमुख शिवलिंग भी शामिल हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।